बिलाल बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है और उसका ख्वाब आता है कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ के लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है और कोई उसकी माँ को उससे दूर लेके जा रहा है। वो अपनी माँ के पास जाना चाहता है पर उसे किसी ने पीछे खींच लिया है और बिलाल चिल्लाकर उठ जाता है चौंक कर। उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और आयज़ा उसके बराबर सो रही होती है। वो एकदम उठ जाती है, वो कहती है, क्या हुआ बिलाल, आप ठीक तो हैं? वो लाइट ऑन करती है तो फिर बिलाल उसे देखता है, वो चारों तरफ देखने लगता है। तो फिर आयज़ा कहती है, क्या हुआ, आप ठीक है ना? तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ हम वो वो उसे पानी देती है कि ये लीजिए पानी पीजिए, क्या बात है, सब ठीक है? तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ कुछ नहीं, बस एक डरावना ख्वाब देख लिया था हमने। तो फिर आयज़ा कहती है, आप सो जाइए, हम लाइट ऑन छोड़ देते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं नहीं ठीक है। बिलाल वापस से लेट जाता है और आयज़ा का हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आज के लिए आपका हाथ पकड़ सकते हैं? तो फिर आयशा कहती है, क्या बात है, आपने ऐसा क्या देखा ख्वाब में? तो फिर बिलाल कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम, क्या हम पकड़ सकते हैं आपका हाथ? तो फिर आयशा कहती है, ठीक है पकड़ लीजिए और सो जाइए, हम यहीं पे हैं। और बिलाल आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। दूसरी तरफ हो गया। अब दूसरी तरफ गज़ाला जिस डार्क रूम में बैठी थी और लाइट ऑन करती है वो, और सामने उसके हस्बैंड की फ़ोटो लग रही होती है। वो उसको देखती है और वो उससे कहती है कि अशरफ, आप जानते हैं कि आज क्या हुआ है? मैंने इतने सालों बाद उस औरत को देखा उस दिन, और उसे देख के मुझे मानिए सालों पुरानी बात याद हो आई हो। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गुजरा हुआ कल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया हो। सब कुछ पहले जैसा लगने लगा था। कितनी मुश्किल से मैं उन सब चीज़ों से पीछा छुड़ा कर आई, और आज वो मेरे सामने आ गई। मेरा दिल तो ऐसा हो गया था, मुझे इतना डर लग रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने किया था उसमें गलती मेरी थी। पर मैं बेबस हो गई थी, मैं मजबूर हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि वो राज़ अब सामने आए। उस राज़ को छुपाने के लिए मैंने पता नहीं क्या कुछ किया है, कितना कुछ किया है। और अब अगर वो राज़ सामने आ गया तो बहुत बड़ी आफ़त आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं कर सकती। अगर उसको पता चल गया इस राज़ के बारे में तो वो कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। और जहाँ तक रही बात उस औरत की, तो वो तो अब दोबारा मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। जो कुछ भी उस दिन हुआ मैं उसे भूल नहीं पाती हूँ। और मैं क्या करती? मैं मजबूर थी उस वक़्त। और आप भी तो मेरा साथ छोड़कर चले गए। आपने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे, तो फिर आप मुझे बीच में क्यों छोड़ गए? और वो भी रोने लगती हैं, तो वो अपने आँसू-आँसू पोंछती हैं। इतने पीछे से आवाज़ आती है किसी के पैरों की, तो वो जल्दी से लाइट ऑफ़ करती हैं और रूम बंद करके बाहर जाने लगती हैं, तो वो निगार से टकरा जाती हैं। निगार कहती है, अरे, अरे देख के, अम्मी क्या कर रही हैं आप, क्या हुआ? तो गज़ाला कहती है, पीछे हटो, ड्रामे मेरे सामने मत किया करो, समझी तुम? तो फिर वो कहती है कि अरे! आप मेरी सास हैं, मेरे शौहर की माँ हैं, मैं आपको इज़्ज़त नहीं दूँगी, आपका ख़्याल नहीं रखूँगी तो वो नाराज़ हो जाएँगे ना। तो फिर गज़ाला कहती है कि तुम कितने पानी में हो ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे बेटे को जिस तरह तुमने, तो वो कहती हैं निगार कि प्लीज़ अपना मेलोड्रामा शुरू मत कीजिएगा आप, समझी? आपका बेटा मुझसे मोहब्बत करता है। अब आपका बेटा इतना दिल फेंक है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ? तो फिर वो कहती हैं गज़ाला कि मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं है। जो कुछ भी हुआ है सिर्फ़ मेरी वजह से हुआ है। तो वो निगार कहती है कि देखिए, आप चाहती हैं ना कि आपका बेटा आपसे मोहब्बत करता रहे, आपका बेटा ही रहे, तो अपनी चोंच बंद रखिए ना। क्या तकलीफ़ हो रही है आपको? हाँ, इतना ख़्याल रखती हूँ मैं आपका। तो फिर गज़ाला कहती है कि देखो निगार, बिलाल को जो बातें नहीं पता हैं, वो तुम्हें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुकी हूँ, इशारों-इशारों में उससे बेकार की बातें मत किया करो। तो फिर निगार कहती है कि इशारों-इशारों में? पर आपका बेटा इतना मासूम है कि कुछ समझता ही नहीं है। खैर वो इशारे बिलाल के नहीं, ये आपके लिए होते हैं कि आप सुधर जाएं और समझ जाएं। अगर मेरे और बिलाल के बीच में आने की कभी कोशिश की ना, तो मैं आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। आप जानती हैं मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कोई तीसरा हमारे बीच आया तो वो अपनी जान से ही जाएगा। तो फिर गज़ाला को आयज़ा का ख़्याल आता है और गज़ाला कहती है कि फ़िज़ूल बातें बंद करो, समझी तुम? हटो मेरे रास्ते से। तो फिर वो कहती है निगार कि मुझे कोई शौक़ नहीं है आपका रास्ता काटने का। आप ही ने बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटा है। सारा दिन मनहूस जाने वाला है। ऊपर से बिलाल का वो दोस्त जो आके यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब उसकी खातिरदारी करो।
तो गज़ाला कहती है कौन आया है हाँ? तो फिर वो कहती है कि कोई साहिल नाम का उनका फ्रेंड आया है, जाइए मिल लीजिए आप भी। तो गज़ाला जाने लगती है। उधर रूम में समीर होता है। समीर कह रहा होता है, अपने आप से बात कर रहा होता है कि बिलाल इतना घटिया आदमी हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। कोई इंसान अपनी बीवी की जासूसी कैसे करा सकता है? वो औरत तो इतनी भली लग रही थी, उसकी जासूसी करवा रहा है, कैसा आदमी है ये? और इसने आयशा से शादी क्यों की, जब ये पहले से शादीशुदा था? इतने पीछे से गज़ाला की पैरों की आहट सुनाई देती है। तो समीर छुप जाता है रूम में। तो गज़ाला चारों तरफ देखती है, रूम में आके कोई नहीं होता है, तो वो वापस चली जाती है। और बाहर आती हैं तो सर्वेंट से पूछती हैं कि क्या हुआ, अंदर कोई नहीं है? तो वो कहते हैं कि पता नहीं मैडम, हो सकता है वॉशरूम में हो। तो गज़ाला कहती है अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, घर के लिए निकल रही हूँ, ठीक है, मेरा सामान वामान सब पैक कर दो। तो सर्वेंट कहता है जी मैडम, मैं कर देता हूँ। तो उधर समीर वापस से पर्दे के बाहर निकलता है। वो सोचता है कि अगर ये मुझे देख लेती बुढ़िया, तो बहुत बड़ी आफत खड़ी कर देती। अब बिलाल वो समीर अपना बिस्तर ठीक करने लगता है और वो कहता है कि मुझे लेट जाना चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। अब इतनी रात को तो कोई आएगा नहीं है। वो रूम लॉक कर लेता है और लेट जाता है मुंह तक चादर करके, कि अगर कोई आता भी है तो उसे पता चल जाएगा फिर भी एकदम। तो फिर अब क्या होता है, आधी रात का टाइम होता है, 2-2:30 के करीब समीर को आहट सुनाई देती है किसी के पैरों की। खुसर-फुसर की आवाज़ आती है। तो वो धीरे से उठता है और दरवाज़ा खोलता है। तो उसे किसी आदमी की परछाई दिखती है। वो देखता है तो एक औरत और एक आदमी की परछाई है, और वो परछाई एकदम से गायब हो जाती है कमरे की तरफ। तो फिर समीर देखता रहता है। वो सोचता है कि आखिर कौन आदमी है जो आधी रात को आया है? कहीं बिलाल ही तो नहीं है? और वो वहाँ खड़ा रहता है, और वहाँ छुपे-छुपे बहुत देर हो जाती है, कम से कम 1 घंटा गुज़र जाता है। फिर एक लड़का निगार के रूम से बाहर निकलता है और निगार उससे कहती है कि चुपचाप से छुपते हुए पीछे वाले रास्ते से चले जाना, कोई तुम्हें देख ना ले। तो वो कहता है कोई नहीं देखेगा, डोंट वरी, और वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर समीर कहता है ये क्या मतलब, ये भी बिलाल को चीट कर रही है? यहाँ तो सारे एक से एक हैं, एक के ऊपर एक चेहरा लगा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आता है किसका कौन सा असली चेहरा है। और वो उस आदमी का पीछा करता है कि इस आदमी का पीछा करता हूँ, कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा। और वो उस आदमी के पीछे जाने लगता है। जैसे ही वो पीछे पहुँचता है और जैसे वो उसका घर आने वाला होता है, तो क्योंकि वो पैदल जा रहा होता है, तो वो भी गलियों-गलियों में पीछे-पीछे उसके पैदल ही जा रहा होता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, तो हर बार समीर छुप जाता है। तो ऐसे होते-होते उसका घर आने ही वाला होता है। तो जैसे ही वो एक दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है, तो समीर उसके पीछे जा रहा होता है। इतने समीर का फ़ोन बजता है और उसके घर से कॉल होता है। वो जैसे ही फ़ोन उठाता है, उसके अब्बू कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उनको हमने एडमिट कराया है, तुम भी जल्दी आ जाओ जहाँ भी हो। तो समीर कहता है अब्बू आप परेशान मत होइए, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। और समीर वो सब छोड़-छाड़ के वापस चला जाता है। अब अगली सुबह होती है, आयशा बैठी होती है हॉल में, बहुत टेंशन में होती है। तो फिर बिलाल आता है कि बेगम हम जा रहे हैं, कि क्या हुआ? आप कुछ टेंशन में लग रही हैं? तो फिर आयशा कहती है कि नहीं बिलाल, असल में मामी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बिलाल कहता है क्या हो गया उन्हें? तो फिर वो कहती है कि असल में उनका बीपी शूट कर गया था रात बहुत ज़्यादा, उन्हें एडमिट करना पड़ा। अब भी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, होश नहीं आया था उन्हें रात भर। तो फिर बिलाल कहते हैं अरे तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप चलिए, हम चल के देखते हैं। तो आयशा कहती है अब इस वक़्त ऐसे कैसे जा सकते हैं? तो फिर बिलाल कहता है अरे क्या हो गया? तो कार से चलेंगे ना, चलिए। तो फिर आयशा कहती है अरे ऐसे नहीं, एक काम कीजिए, शाम की फ़्लाइट से चलते हैं, हम इतने पैकिंग वगैरह भी कर लेंगे। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हम शाम को आते हैं फिर चलते हैं साथ में, ठीक है? तो फिर आयशा कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर बिलाल चला जाता है। तो फिर आयशा उसे देखने लगती है और आयशा सोचती है कि कल रात जो हमने बिलाल के अंदर रूप देखा, हमने कभी नहीं देखा। बिलाल तो हमेशा बोल्ड रहते हैं, उनकी आँखों में चमक रहती है, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। पर कल रात जो एक अजीब-सा डर था, एक अजीब-सी बेचैनी थी, मान लो एक मायूसी थी उनकी आँखों में, जैसे उनके किसी अपने को उनसे छीन लिया गया हो। बिलाल के अंदर एक छोटा-सा बच्चा है, जिसे हमने कल रात महसूस किया। आखिर ऐसी क्या बात थी जो बिलाल इतने परेशान हो गए थे रात? और वो बैठ जाती है सोफ़े पे, सोचने लगती है। अब बिलाल ऑफ़िस में होता है, ग़ज़ाला की कॉल आती है, तो वो उससे बात-वात करता है, हाल-चाल लेता है उसका। तो फिर ग़ज़ाला कहती है कि मैं तो ठीक हूँ बेटा, ज़रा कुछ काम से बाहर आई हुई थी, इंशाल्लाह बहुत जल्द घर आ जाऊँगी। तो बिलाल कहता है अच्छा, बस आज शाम की फ़्लाइट से हम लोग भी लखनऊ जा रहे हैं। तो वो कहती हैं क्या हुआ? तो फिर वो बताते हैं कि असल में आयशा की जो मामी है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उनको देखने जाना है। तो ग़ज़ाला एकदम शॉक्ड हो जाती है। ग़ज़ाला कहती है कि वहाँ क्यों जा रहे हो तुम? तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिलाल कहता है क्या बात हो गई, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? तो फिर ग़ज़ाला कहती है कि अरे बेटा, इतना बड़ा बिज़नेस है, इतना काम है, रोज़-रोज़ ऐसे कारोबार छोड़-छोड़ के जाते रहोगे क्या? आयशा को जाना है तो जाने दो। तो फिर बिलाल कहता है माँ, आप जानती हैं हम आयशा को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, हाँ? ऐसे अकेला कैसे जाने दें? वो हमारी बीवी है, ज़िम्मेदारी है हमारी, हम जाएँगे उनके साथ, और आप परेशान मत होइए। तो फिर ग़ज़ाला कहती है पर बेटा, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मामी तो हैं, उसकी सगी माँ थोड़ी ना है। तो फिर बिलाल कहता है माँ क्या हो गया है आपको, कैसी बात कर रही हैं?
उसकी माँ समान मामी है, ऊपर से उस समीर की माँ है, आप तो जानती हैं उसको कितना अटैचमेंट है। चलिए हम बाद में बात करते हैं। और गज़ाला कहती है, अरे मेरी बात सुनो बिलाल, सुनो। इतने फ़ोन काट देता है। तो फिर गज़ाला कहती है, बिलाल अगर वहाँ चला गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बिलाल को वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या करूँ मैं ऐसा जो बिलाल ना जाए वहाँ? अब दूसरी तरफ बिलाल अपने आप से कहता है कि पता नहीं क्यों मगर आयशा की फैमिली से एक अजीब सा अटैचमेंट महसूस होता है हमें। सबकी तरफ अच्छा सा लगता है, जब उनके साथ वक्त गुजारते हैं तो बहुत हल्का महसूस करते हैं। पता नहीं ये क्या है, मगर जो भी है आयशा के लिए मोहब्बत है। तभी तो उनसे जुड़ी हर चीज़ से हमें मोहब्बत होती चली जा रही है। धीरे धीरे अपने आप को हम उनके लिए पूरी तरह बदल देंगे, जैसा वो हमें देखना चाहती हैं हम वैसे ही बन जाएंगे। अब दूसरी तरफ गज़ाला बहुत टेंशन में आ जाती है कि बिलाल वहाँ जा रहा है, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो फिर गज़ाला कहती है कि मैं बिलाल को फ़ोन करती हूँ और उससे मना करती हूँ कि वो वहाँ ना जाए। और गज़ाला कार में होती है, कहीं जा रही होती है, तो वो बिलाल को कॉल्स करती है पर उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ आ रहा होता है। अब दूसरी तरफ बिलाल घर पहुँचता है तो वो आयशा से कहता है कि सारी तैयारी कर ली आपने? तो फिर आयशा कहती है कि बिलाल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, समीर से हमने बात की थी, मामी की तबीयत अब ठीक है पहले से। तो फिर बिलाल कहता है, अच्छा पर हमने तो टिकट्स करवा लिए थे। तो फिर आयशा कहती है कि अच्छा तो फिर बिलाल कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम कैंसिल करवा देंगे। तो फिर आयशा कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको बताना भूल गए थे। तो फिर बिलाल कहता है कोई बात नहीं, जिस दिन हम आपके लिए ज़रूरी बन जाएंगे उस दिन आपको इस माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम आपके लिए उतने ख़ास नहीं है ना, तो इसलिए आपको ध्यान नहीं रहा शायद। तो फिर आयशा कहती है कि अ, वो बातें अलग की हैं मगर आप हमारे लिए कभी ख़ास नहीं बन पाएंगे। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा, और ऐसा क्यों लगता है आपको? तो फिर आयशा कहती है कि क्योंकि बिलाल, औरत सिर्फ़ एक बार मोहब्बत कर सकती है और वो हम कर चुके हैं। हमारी जितनी मोहब्बत थी हम पहले ही कर चुके हैं, अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम समीर से मोहब्बत करते थे। हाँ, शुरू में हमें वो ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे जैसे साल गुज़रते गए, हमें उसकी आदतें अच्छी लगने लगीं, फिर हमें उससे मोहब्बत हो गई। तो फिर बिलाल कहता है कि मोहब्बत के मतलब सबके लिए अलग-अलग होते हैं आयशा। ज़रूरी नहीं है कि जो ज़िंदगी में पहले आ जाए उससे पहले मोहब्बत हो जाए और जो बाद में आए उससे मोहब्बत ना हो। कभी-कभी सिर्फ़ अट्रैक्शन को हम मोहब्बत समझ लेते हैं। तो फिर आयशा कहती है, तो हो सकता है कि आपको हमसे अट्रैक्शन ही हो? तो बिलाल थोड़ा रुकता है, उसे देखता है, उसकी आँखों में गुस्सा नहीं होता, बस दर्द छुपा होता है। फिर वो काल्मली जवाब देता है कि अगर सिर्फ़ अट्रैक्शन होता तो हम आपको सिर्फ़ देखते, छोड़ देते। मोहब्बत है, इसलिए हर दिन आपको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और हर पल आपके लिए बेचैन रहते हैं। अट्रैक्शन जिस्म से होता है आयज़ा, मोहब्बत रूह से, और हम आपकी रूह से मोहब्बत करते हैं। उसके बाद एक लम्हा सन्नाटा होता है। आयशा आंखें झुका लेती है और बिलाल उसका हाथ पकड़ते हैं, हल्के से कहता है कि आपको यकीन ना हो तो वक्त लीजिए, पर हम अपनी मोहब्बत को हर पल साबित करते रहेंगे। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उस सब को एक्सेप्ट करना आपके लिए आसान नहीं है, और हमारा गुस्सा थोड़ा तेज़ है। उस वक्त हम इन सब चीज़ों को काबू में नहीं कर पाए। आखिर पहली बार मोहब्बत की है हमने, हमारे लिए सब कुछ नया है, मगर अब धीरे धीरे हमें हर चीज़ का एहसास हो रहा है कि हमारा तरीका गलत था, मगर हमारी मोहब्बत गलत नहीं है। तो आप हमारे तरीके पे सवाल उठा सकती हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत पे सवाल उठाने का हम हक आपको नहीं देंगे। और बिलाल कमरे में चला जाता है। तो आयशा उसे देखती है और फिर चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ बोलती नहीं है। अब रात हो जाती है तो बिलाल रूम में बैठा होता है कुर्सी पे, और आयशा ड्रेसिंग के सामने बैठी होती है, अपने बाल ठीक कर रही होती है, नाइट ड्रेस में है, बाल कॉम कर रही होती है, नाइट क्रीम लगाती है। और फिर बिलाल कहता है कि क्या बात है, आज आप बड़ी थकी हुई लग रही हैं, सारा दिन काफ़ी स्ट्रेस लिया लगता है आपने। तो आयशा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारा आपके इतने बड़े घर में अकेले दिल नहीं लगता है। तो फिर बिलाल कहता है अरे क्यों, अरे हमारे घर में इतनी सारी एंटरटेन की चीज़ें हैं, कितना कुछ है, आप कर सकती हैं फिर। तो फिर आयशा कहती है कि क्या कर सकते हैं, खाली घर में आपके सर्वेंट्स के बीच हम क्या ही करें, अच्छे भले अपनी फैमिली के बीच में थे, सबके साथ थे, इतने सारे लोग थे हमारी ज़िंदगी में, और आप हमें यहाँ ले आए सबसे दूर अनजान जगह, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी दिल नहीं लगता हमारा यहाँ पे। तो फिर बिलाल हल्के से कहता है कि हमारे साथ ही लगा लें फिर दिल। तो फिर आयशा टर्न होती है, कहती क्या कहा है आपने, हाँ ज़ोर से बोलिए। तो फिर बिलाल कहता है कुछ नहीं, हमने कहा है कि अब आपका शौहर है आपके पास, तो आपका दिल क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, अब शौहर तो है ना, हम आपके थोड़ा ख्याल ही कर लिया करिए। तो फिर आयशा कहती है अच्छा, तो अब आप अपना शौहर होने का रौब जमा रहे हैं हमारे ऊपर, हाँ?
तो फिर बिलाल मुस्कुराता है और ऐसी सैड आइज़ से उठ के जाने लगता है। आयज़ा आती है, बेड पे बैठती है और साइड टेबल पे एक बुक रखी होती है, तो वो उसे उठाती है और देखती है, उस पे लिखा होता है कि बीवी पर शौहर के हुकूक। तो वो कहती है बीवी पर शौहर के हुकूक, ये क्या है? तो फिर बिलाल टर्न होता है और उससे कहता है यहाँ से तो किताब ही लग रही है। तो फिर आयज़ा उसके पास आती है और उससे कहती है कि आपका हम पे कोई हक़ नहीं है, समझे? तो फिर बिलाल कहता है हक़ तो है। तो फिर आयज़ा कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है कि औरत को पता होना चाहिए कि वो औरत क्यों है। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा क्यों है? तो फिर बिलाल कहता है मर्द की वजह से। तो फिर आयज़ा कंफ्यूज हो जाती है, 2 मिनट पॉज़ लेती है, फिर कहती है कि क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? तो फिर बिलाल फिर से मुस्कुराता है। तो फिर आयज़ा कहती है मुस्कुराना बंद कीजिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप, सही से बताइए हमें। तो फिर बिलाल कहता है कि अगर आदम ना होते तो हव्वा भी ना होती। औरत को मर्द के जिस्म से बनाया गया है, औरत मर्द का एक हिस्सा है, तो चाहकर भी आप हमसे अलग नहीं रह सकती हैं। तो फिर आयज़ा कहती है ओह, इस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज है, और कुछ पता है? तो फिर बिलाल कहता है हर चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज है, आप टेस्ट करके देख सकती हैं। और वो आयज़ा के करीब आता है और वो आयज़ा से कहता है कि टेस्ट करना चाहेंगी? तो फिर आयज़ा कहती है पीछे हटिए हमसे, और उसको धक्का दे देती है। कहती है कि दूर रहिए हमसे, तमीज़ में रहा करें आप, समझे? तो फिर बिलाल जाके बेड पे लेट जाता है साइड में। तो आयज़ा बीच में पिलो लगाती है। वो कहती है कि आप तो अच्छे भले सोफ़े पे लेटने लगे थे, पता नहीं आप यहाँ पे क्यों आ गए हैं? तो फिर बिलाल कहता है अरे हमने कुछ बदतमीज़ी की है आपके साथ जो खामख़ा हमें सोफ़े पे भेजी है, हमारी कमर दुख जाती है उस पे लेटने में। तो फिर आयज़ा कहती है बदतमीज़ी करने के बारे में सोचिए कभी नहीं, समझे? तो फिर आयज़ा लेट जाती है ब्लैंकेट ओढ़ के दूसरी तरफ करवट लेके। तो फिर बिलाल कहता है हाँ गहरी काली रात है, हमें तो नींद भी नहीं आ रही है। तो फिर आयज़ा कहती है तो फिर चुप होके पड़े रहिए, हमें तो आ रही है। अब बिलाल हंसने लगता है। अब सुबह होती है, बिलाल अपने सर के नीचे हाथ रख के कुछ सोच रहा होता है। वो आयज़ा की तरफ देखता है, आयज़ा सो रही है और उसके मुंह पे उसके बाल आ रहे होते हैं जो उसकी नींद डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो बिलाल हल्के से उसकी तरफ कन्वर्ट लेता है, उसके करीब जाता है और उसके मुंह पे आ रहे बाल साइड में हटाता है और उसे देखने लगता है हल्का सा मुस्कुरा के। एकदम अचानक से आयज़ा की आँख खुल जाती है और वो एकदम उठ के बैठती है। बिलाल थोड़ा डर जाता है, पहली बार वो किसी से डरा था तो वो डर जाता है। तो फिर बिलाल कहता है देखिए आप जो समझ रही थी। तो आयज़ा कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी थी, हाँ क्या हरकत थी, इसीलिए हम कह रहे थे कि हम आपके बराबर नहीं सोना चाहते हैं, आप सोफ़े पे सोइए, हमें पता था आप कुछ ना कुछ ऐसे ही करेंगे, आपकी नीयत में ही खोट है। तो फिर बिलाल कहता है देखिए शौहर हैं हम आपके, हमारा हक़ है आपके ऊपर, हम आपको हाथ लगा सकते हैं, हम अपनी फ़ायदा नहीं उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। तो फिर आयज़ा कहती है आप हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं? तो फिर बिलाल कहता है अरे हमारा मतलब है कि हम अपने हक़ का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हक़ नहीं है हमारा। और आपके बाल आपके चेहरे पे आके आपकी नींद को ख़राब कर रहे थे, हमने बस उन्हें पीछे किया है। तो फिर आयज़ा कहती है ड्रामेबाज़ी बंद कीजिए, उसके ऊपर तकिया फेंकती है और चली जाती है। तो फिर बिलाल कहता है बदतमीज़ी की भी हद होती है। तो फिर आयज़ा कहती है बदतमीज़ आप हैं, और वो वॉशरूम में चली जाती है। बिलाल जो है वहाँ से उठ के चला जाता है। अब बिलाल ब्रेकफ़ास्ट कर रहा होता है, आयज़ा आती है रेडी होके और बैठ जाती है। तो सर्वेंट्स उन्हें सर्व करते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि आप नहीं बनाएँगी कुछ? खाना वाना बनाना आता है आपको? तो फिर आयज़ा कहती है आता भी है तो आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाएँगे, क्यों टाइम वेस्ट करें हम? तो फिर बिलाल कहता है वैसे मानना पड़ेगा हाँ, जब भी कोई अपने मतलब की बात होती है आप कितनी स्वीट हो जाती हैं हमारे साथ। अब कल आप कितनी स्वीट हो गई थी हमारे साथ। तो फिर आयज़ा कहती है कि आपने हमसे पूछा था इसलिए हमने आपको बताया था, हम आपसे कोई अपना मतलब नहीं निकलवा रहे थे। कितनी चीप हैं आप, कितनी थर्ड क्लास सोच है आपकी। तो फिर बिलाल कहता है कि कम से कम कभी तो हमसे इज़्ज़त से बात कर लिया करिए हाँ। तो फिर आयज़ा कहती है तो आप हमसे बात ही मत किया करिए ना, हम इसी तरह बात करते हैं, इसी टोन में। सुनना है तो सुनिए, नहीं तो बाहर में जाइए। तो फिर बिलाल कहता है कि ठीक है सुन लेते हैं, बाहर में जाने से तो बेहतर ही है। दूसरी तरफ समीर घर पे है, अपनी माँ के पास बैठा है। वो कहता है अम्मी ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर देती है, कभी भी आपकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, ऐसा क्या है हमें बताइए। तो फिर शिरीन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है बेटे, बस तुम मेरे पास रहा करो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। तो फिर समीर कहता है नहीं अम्मी कुछ तो बात है जो आप इतनी परेशान हो जाती हैं अचानक से, क्या बात है बताइए ना, कोई बात है जो आपको टेंशन दे रही है हाँ। तो फिर वो कहती है शिरीन कि नहीं बेटा, बस मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी आयज़ा से हो जाती, और देखो ना क्या हो गया। तो फिर समीर कहता है अम्मी भूल जाइए इन सब बातों को, आयज़ा से बेहतर लड़की आपको मिल जाएगी हमारे लिए। तो शिरीन कहती है कि आयज़ा से बेहतर लड़की तो नहीं मिल सकती ना। तो फिर समीर कहता है कि अम्मी हम जानते हैं, पर छोड़िए अब जो हो गया हो गया, अभी हम एक बहुत ज़रूरी मिशन पे हैं, आप बस दुआ कीजिए कि सब कुछ सारा राज सामने आ जाए, तो फिर हम आयज़ा को भी उस बिलाल से बचा सकते हैं, हमेशा के लिए उससे दूर कर सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे। बिलाल एक नंबर का धोखेबाज, गद्दार और मक्कार आदमी है। तो शिरीन कहती है मैं दुआ करती हूँ बेटा जो भी तुम लोगों के हक़ में बेहतर हो वो हो जाए।
तो समीर कहता है अच्छा अभी आप आराम कीजिए, आप अपनी मेडिसिन्स लिए आपने? तो वो कहती है हाँ मैंने ले लिए हैं। तो वो कहता है अच्छा आप लेट जाइए। अब दूसरी तरफ शहर की शाम ने अपना रंग बिखराना शुरू कर किया था। बिलाल अपने ग्लास वॉल्ड ऑफिस में खड़ा था, दोनों हाथ पॉकेट्स में और आंखें शहर के स्काईलाइन पर टिकाए हुए। पीछे कॉन्फ्रेंस टेबल पर एक एलईडी स्क्रीन पर ज़ोयरा फैशन का लोगो चमक रहा था। जुनैद फाइल्स लेकर, सर ज़ोयरा ने हमारे नूरे नाज कलेक्शन की एम्ब्रॉयडरी कॉपी की है, मार्केट में हमारे लेबल के अगेंस्ट वायरल हो रहा है। बिलाल कहता है सिर्फ चुरा ही सकता है वो, सिर्फ कॉपी कर सकता है। अच्छी बात है, इसका मतलब हम उनकी औकात से ऊपर जा रहे हैं जो वो कॉपी करने तक आ गया है। जब छोटी सोच वाले लोग नकल करते हैं तो उन्हें समझाना ज़रूरी हो जाता है। समझ जाओ कि हम उनसे काफ़ी कदम आगे आ चुके हैं। तो जुनैद हल्की सी घबराहट से, तो क्या लीगल नोटिस भेजना है सर? तो बिलाल ने धीरे से हंसी छुपाते हुए और मुड़कर अंदर से कॉन्फ्रेंस बोर्ड की तरफ आता है। टेबल पर एक थिक फाइल रखकर बैठता है। काल्मली कहता है लीगल नोटिस उनको इम्पोर्टेंस देता है और हम उन्हें इज्जत देना नहीं चाहते। थोड़ा लीन करते हुए, कल से वो ज़ोयरा नहीं रहेंगे, वो हम होंगे। जुनैद समझने की कोशिश करता है, सर मतलब? बिलाल कहता है कंपनी ख़रीद रहे हैं, हेड डिज़ाइन को डबल सैलरी पे हमारे ब्रांड में ला रहे हैं, उनका पूरा स्टॉक क्लियरेंस सेल में जाएगा, बिलाल टेक्सटाइल प्रेजेंस ज़ोयरा फैशंस रिबॉन्ड के नाम से। जुनैद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब नेक्स्ट डे, अब घर का सीन होता है। आयज़ा ने ब्रेकफास्ट टेबल पे न्यूज़ देखती है, आर्टिकल पड़ा होता है, उठाती है और देखती है कि डॉन ऑफ डिज़ाइन बिलाल अशरफ, बिलाल टेक्सटाइल्स एक्वायर ज़ोयरा इन सरप्राइज मूव। उसकी आंखों में हैरानी होती है। वो बिलाल की तरफ देखती है जो एकदम काल्मली अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा होता है। तो आयज़ा हल्के से कहती है कि आपने बस उनका बिज़नेस नहीं लिया है, उनकी इज्जत भी बचा ली है। क्या बात है, और काफ़ी अच्छा सबक भी सिखा दिया उन्हें बिना कुछ करे। हमें तो लगा था आप हर वक्त बवाल करने में बिलीव रखते हैं। तो बिलाल मुस्कुराता है और आयज़ा की तरफ देखता है, कहता है कि हम चाहते तो उन्हें ज़मीन दिखा सकते थे, पर हम मिट्टी में से सोना निकालना जानते हैं। तो आयज़ा पहली बार थोड़ा सा इम्प्रेस होती है। वो कहती है हम समझते थे कि आप सिर्फ ज़बरदस्ती और रौब जानते हैं, पर आप तो चालाक भी हैं। तो बिलाल कहता है सिर्फ आपके सामने सीधे हैं, वरना दुनिया हमेशा हमसे एक कदम पीछे रहती है। तो आयज़ा आंखें चुरा के हल्का सा मुस्कुरा देती है। बिलाल कहता है अच्छा तो अभी हम ऑफ़िस के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, आपसे शाम को आके मिलते हैं। तो बिलाल जाने लगता है। आयज़ा कहती है अच्छा सुनिए। तो फिर बिलाल टर्न होता है, कहते हैं हाँ बताइए। तो आयज़ा कहती है आपका फ़ोन। तो वो बिलाल को फ़ोन देती है। तो फिर बिलाल मुस्कुरा कर ले लेता है। वो कहता है वैसे तो हमारा दिल भी आपके पास छूट गया है, वो भी वापस करने का इरादा है या उस पर कब्ज़ा कर ही रहेंगी आप? तो फिर आयज़ा कहती है कि वो हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिया था, आप दे बैठे हैं। तो फिर बिलाल कहता है वापस तो कर सकती है ना? तो फिर आयज़ा कहती है कि सोचेंगे। तो फिर बिलाल हंसता है, तो वो चला जाता है फिर। और आयज़ा अपने आप ही हंसने लगती है। तो फिर वो सोचती है कि वो बिलाल की बातों पे कैसे हंस रही है। उसे काफ़ी अजीब लगता है कि अभी तक तो वो बिलाल से इतनी नफ़रत करती है, सबसे यही कहती है कि वो बिलाल से नफ़रत करती है, और आज अचानक से वो इस तरह बिलाल की बात पे मुस्कुरा दी। तो वो सोचती है कि कहीं मैं बिलाल की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रही हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं बिलाल की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो सकती। बिलाल मेरा दुश्मन है, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, अब ऐसा नहीं हो सकता। आयज़ा अपने आप को कंट्रोल में रखो, वो कुछ भी नहीं है। उसके चार्म पे ओह गॉड, अब मैं बिलीव करने लगी हूँ कि वो हैंडसम भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बिखरने दूंगी। अब दूसरी तरफ बिलाल एक लार्ज मोनी डेस्क के पीछे बैठा होता है, डिज़ाइन सैम्पल्स देखते हुए उसके क्रिएटिव हेड और मार्केटिंग मैनेजर उससे बात कर रहे होते हैं। क्रिएटिव हेड कहते हैं सर कलेक्शन का नाम तो ब्यूटीफुल है, नूरे अदा, लेकिन अगर आप इस बार पर्सनली लॉन्च करेंगे विद योर वाइफ तो इम्पैक्ट डबल होगा, मीडिया इस मोमेंट को भूल नहीं पाएगी। मार्केटिंग हेड कहते हैं कि आप दोनों एक सिंबल बन सकते हैं पावर एंड एलिगेंस का, आयज़ा मैम से बेटर कोई मॉडल नहीं हो सकती फॉर दिस लाइन सर। तो बिलाल थोड़ा रुकता है, फिर मुस्कुराता है। बिलाल कहता है वो सिर्फ मॉडल नहीं है, मिसाल है एक। अब घर का सीन होता है रूफ टॉप गार्डन पे रात को के खामोश आसमान के नीचे बिलाल और आयज़ा टेरेस पर हैं। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। बिलाल कॉफ़ी किसी से ले रहा होता है। बिलाल सॉफ्टली कहता है आपको कुछ दिखाना है। वो एक स्केच बुक लाता है, उसके ऊपर लिखा होता है नूरे अदा। आयज़ा कहती है ये क्या है? बिलाल कहता है हमारा नया कलेक्शन आपके लिए, आप पे इंस्पायर्ड है, आपके नाम से। आयज़ा थोड़ा शॉक्ड होती है मेरे लिए? पर मैं कौन होती हूँ मॉडल बनने वाली? आपका ब्रांड में तो बड़े बड़े फेसेस होते हैं। बिलाल नज़दीक आते हुए आंखों में गहराई से कहता है आप वो चेहरा है जिसने हमें इंसान बनाया है, वो चेहरा है जिस पे हम मर मिटे हैं, इसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। आज लोग सिर्फ बिलाल को जानते हैं, हम चाहते हैं कि लोग बिलाल से पहले आयज़ा को जानें। कल बिलाल के साथ आयज़ा भी होनी चाहिए। हमारे कपड़े इतने खूबसूरत तभी लगेंगे जब आप उन्हें पहनेंगी। तो आयज़ा नर्वसली हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है मैं स्टेज पर गिर गई तो?
तो बिलाल कहता है कि हम आपको उठा लेंगे। तो फिर आयज़ा कहती है मतलब आपको लगता है कि हम गिर जाएंगे? तो फिर बिलाल कहता है इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं तो हो सकता है। तो फिर बिलाल आयज़ा कहती है ऐसा तो मत कहिए। तो फिर बिलाल कहता है तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना, इतने कॉन्फिडेंस से आपको ये कहना चाहिए कि हम कर लेंगे, जितने कॉन्फिडेंस से आप सोच रहे हैं कि आप गिर जाएंगी। अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि बिलाल की तकदीर में आयज़ा लिखी हुई है। बिलाल की ताकत सिर्फ उसका बिजनेस नहीं है बल्कि आप हैं। आयज़ा की आंखों में हल्के से आंसू आते हैं पर फिर वो उन आंसुओं को छुपा लेती है। Hello readers, hope you like my episode. Please like this episode, subscribe my channel for more episodes. Thank you.